आगे सीन की शुरुआत हमारे विलेन यानी वकील से। वो स्कूल के कॉरिडोर में चल रहा है और उसके हाथ में कॉफी है। वो बहुत खुश लग रहा है। वो ऑफिस में आता है और एक टिफिन बैग देखता है जो कि वही सूप होता है जो कि उसने भेजा होता है, लेकिन बॉम ने खाया नहीं था। तभी उसकी नज़र दूसरे टिफिन पर जाती है। जब वो उसे खोलता है, इसमें ट्विस्ट ये है कि ये टिफिन हमारे हीरो सोन जे ग्यू ने भेजा है। वो खाली है, लेकिन उसमें एक नोट है। नोट पर लिखा है, खाली पेट मत घूमो, शरीर खराब हो जाएगा, खाना समय पर खाया करो, सोन जे ग्यू। वकील हैरान है। जिस आदमी से वो नफरत करता है वो उसकी सेहत की इतनी चिंता कर रहा है। इसे कहते हैं गांधीगिरी से दुश्मन का दिल जीतना। फिर वकील को फ्लैशबैक याद आता है। हीरोइन बॉम ने उसे कॉफी दी थी और कहा था कि इसका स्वाद बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे पसंद है। वकील को गलतफहमी हो रही है कि शायद बॉम और हीरो दोनों उसे पसंद करने लगे हैं। आगे वो गुस्से में वो कॉफी पी लेता है और मैदान की चला जाता है। सीन अब मैदान पर है। रस्साकशी का खेल शुरू होने वाला है। यहाँ एक बहुत बड़ा कॉमेडी एलिमेंट है, रेफरी। रेफरी ने नेटफ्लिक्स की सीरीज स्क्विड गेम वाले लाल कपड़े और मास्क पहना हुआ है। वो एकदम ड्रामेटिक अंदाज में खड़ा है। अनाउंसर्स बता रहे हैं कि ब्लू टीम के जीतने के चांस ज्यादा हैं क्योंकि व्हाइट टीम में एक खिलाड़ी कम है, क्योंकि हीरो ने मना कर दिया था। ब्लू टीम का लीडर वकील छोई थोड़ा कंफ्यूज्ड लगता है कि लाइन में कहाँ खड़ा होना है, लेकिन फिर टशन दिखाता है। हीरोइन बॉम अपनी टीम का हौसला बढ़ा रही है। जो चले गए उन्हें भूल जाओ, हम आखिरी तक लड़ेंगे। वो हार मानने को तैयार नहीं है। अब हमें पता चलता है कि असल में उस पार्क वाले सीन में क्या हुआ था जहां हीरो ने खेलने से मना किया था। हीरो बेंच पर उदास बैठा है। बॉम उससे बात कर रही है। हीरो कहता है, मैं अपनी बात का पक्का हूँ, मैंने हानग्यूल से वादा किया है, मैं नहीं खेलूंगा। बॉम पहले तो गुस्सा होती है, लेकिन फिर वो अपना असली ब्रह्मास्त्र चलाती है। वो कहती है, मैं यहाँ कुत्ते बॉम्बशिक के लिए नहीं आई, ना ही दादी अम्मा के सपने के लिए आई हूँ। हीरो पूछता है, तो फिर क्यों आई हो? वो उसकी आंखों में देखती है और कहती है, मुझे तुम्हारी जरूरत है सोन जे ग्यू, आई नीड यू। हीरो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। वो हकलाते हुए पूछता है, क्या क्या कहा? बॉम फिर से कहती है, मुझे एक इंसान के तौर पर सोन जे ग्यू की जरूरत है। भले ही बॉम का मतलब टीम के लिए हो, लेकिन हीरो के लिए ये एक लव कन्फेशन जैसा है। ये वही पल है जिसने हीरो का इरादा बदल दिया। सख्त लौंडा यहाँ पूरी तरह पिघल गया। वापस प्रेजेंट में खेल शुरू होने वाला है। सीटी बजने ही वाली है। तभी धूम ताना ना 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 म्यूजिक बजता है। कैमरा जमीन पर चलता है। स्लो मोशन में पैर दिखाई देते हैं। सफेद टी शर्ट, काली पैंट और वो मस्कुलर बॉडी। हमारा हीरो सोन जे ग्यू वापस आ गया है। वो ग्लव्स पहनते हुए ऐसे आ रहा है जैसे बाहुबली युद्ध के मैदान में उतर रहा हो। अनाउंसर्स पागल हो जाते हैं। अरे ये क्या, सोन जे ग्यू आ गया, अब तो खेल पलट जाएगा। हीरोइन बॉम उसे देखकर हैरान और खुश है। उसका आई नीड यू वाला दांव काम कर गया। हीरो का भतीजा हानग्यूल ये देखकर सदमे में है। उसका प्लान था कि चाचा न आए ताकि टीचर बॉम जीत जाए। हीरो भतीजे को देखता है, फिर बॉम को देखता है। उसकी आंखों में एक ही बात है, तुमने बुलाया और हम चले आए। उधर दूसरी तरफ वकील विलेन अपनी टीम को फिजिक्स पढ़ा रहा है। वो चिल्ला रहा है, रस्साकशी हाथों का खेल नहीं है, ये लोअर बॉडी और एंगल्स का खेल है। 45 डिग्री पर झुको। वो बच्चों को ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है जैसे वो क्लासरूम में हो। योंग छा, यानी कोरियाई में जोर लगा के हाय शा। मैदान जंग का मैदान बन चुका है। बीच में वो स्क्विड गेम वाला लाल कपड़े पहना रेफरी खड़ा है। दोनों टीमें रस्सी खींच रही हैं। सबके चेहरे लाल हो गए हैं, नसें फूल रही हैं। हीरो सोन जे ग्यू और विलेन वकील छोई एक दूसरे को ऐसे घूर रहे हैं जैसे रस्सी नहीं, एक दूसरे की गर्दन दबा रहे हों। वकील मन है मन सोच रहा है, साले तूने बचपन में मुझे बहुत परेशान किया था, आज तेरा हिसाब चुकता करूंगा। तभी वकील की आंखों में पुरानी यादें फ्लैशबैक तैरने लगती हैं। हम 10-15 साल पीछे जाते हैं। हाई स्कूल का जमाना। छोटा हीरो सोन जे ग्यू गुंडों की धुलाई कर रहा है। वो शुरू से ही बाहुबली था, लेकिन ट्विस्ट देखिए, लड़ाई के बीच में हीरो के पास एक छोटा सा बच्चा भतीजा हानग्यूल है। हीरो उस चश्मिश वकील, तब वो क्लास का पढ़ाकू स्टूडेंट था, के पास जाता है और जबरदस्ती बच्चा उसकी गोद में थमा देता है। हीरो का डायलॉग देखिए, ले पकड़ इसे, तू पढ़ाई में तेज है ना, तो बच्चा भी संभाल लेगा। बेचारा वकील, वो पढ़ने आया था और हीरो ने उसे आया बना दिया। यही वो बेइज्जती है जो वकील आज तक नहीं भूला। ये सीन हीरो का असली कैरेक्टर दिखाता है। हीरो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन ईगोफुल है। वकील उसे ताना मारता है। हीरो उसे एक कविता सुनाता है। वो कहता है, पहाड़ों पर जाने का मतलब ये नहीं कि हम दुनिया से हार गए,
दुनिया गंदी है, इसलिए हम उसे छोड़ रहे हैं। वकील उस वक्त भी हीरो की बातों से इम्प्रेस हो गया था, भले ही वो माने नहीं। वापस प्रेजेंट में आते हैं। रास्ता कशी चल रही है। वकील फ्लैशबैक से बाहर आता है और सोचता है, बचपन में तूने मुझे बचाया था, तू मेरा पहला हीरो था, लेकिन आज मैं तुझे हराऊंगा। वकील पूरी जान लगा देता है। ब्लू टीम जीतने ही वाली होती है, व्हाइट टीम के पैर उखड़ रहे हैं, लेकिन तभी हमारे हीरो का हल्क मोड ऑन होता है। हीरो रस्सी को अपनी बाजू पर लपेटता है, उसके डोले लोहे की तरह तन जाते हैं। वो एक दहाड़ मारता है और अकेले ही, जी हाँ, अकेले ही पूरी ब्लू टीम को खींच लेता है। ब्लू टीम के लोग ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। वकील जमीन पर गिरता है और घिसटता हुआ आगे आता है। सीटी बजती है, व्हाइट टीम जीत गई। हीरो ने अपना वादा पूरा किया। व्हाइट टीम पागल हो गई है, सब कूद रहे हैं। और यहाँ आता है एपिसोड का सबसे प्यारा मोमेंट। हीरोइन बोम खुशी के मारे दौड़ती हुई आती है और हीरो को गले लगा लेती है, हग। हीरो एकदम स्टैचू बन जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा कि जिस लड़की ने उसे रिजेक्ट किया था, आज वो खुद उसके गले लगी है। हीरो के चेहरे पर जो हंसी है वो गोल्ड मेडल से भी बड़ी है। लेकिन एक तरफ खुशी है तो दूसरी तरफ गम। हीरो का भतीजा हान ग्यूल जीत गया है, लेकिन वो खुश नहीं है। वो सामने देखता है, सेजन जमीन पर बैठी है, वो बहुत उदास है और शायद रो रही है। सेजन को अपने सख्त माता पिता को खुश करने के लिए ये जीत चाहिए थी। हान ग्यूल को एहसास होता है कि उसकी जीत की वजह से उसकी क्रश सेजन का दिल टूट गया है। ये रोमियो जूलियट वाला एंगल अब शुरू होगा। आगे एक बहुत ही पॉश और सुंदर लड़की की एंट्री से होती है। उसने हाई हील्स और महंगे कपड़े पहने हैं। वो हीरो सोन जे ग्यू के घर के बाहर खड़ी है। हीरो का दोस्त बाहर आता है, वो हैरान है कि ये कौन है। लड़की पूछती है, क्या मैं सोन जे ग्यू से मिल सकती हूँ? दोस्त कहता है, चाचा तो स्कूल में स्पोर्ट्स डे पर हैं। लड़की कहती है, ठीक है, मैं वहीं जा रही हूँ। जैसे ही वो जाती है, दोस्त सोचता है ये कौन थी। उसे याद आता है कि चाचा के फोन पर दैट वुमन नाम से कॉल आ रही थी। उसे शक हो जाता है कि ये वही लड़की है और ये कोई मामूली मेहमान नहीं है। सीन वापस स्कूल के मैदान में। स्कोर 2-2 से बराबर है। अब फाइनल गेम है, ओई खोंग यानी पार्क फोड़ना। इसमें ऊपर लटके हुए बड़े से गुब्बारे को छोटी थैलियां मारकर फोड़ना होता है। हीरो अपनी टीम को फाइनल मंत्र देता है। वो कहता है, ये सिर्फ खेल नहीं है, अपने दिल की भड़ास निकालो, जिससे भी नफरत करते हो उसका चेहरा याद करो और दे मारो। हीरोइन बोम भी अब पूरे जोश में है। खेल शुरू हो जाता है, सब पागलों की तरह थैलियां फेंक रहे हैं। हीरो देखता है कि बोम बहुत धीरे धीरे फेंक रही है। वो उसके पास जाता है और कोचिंग देना शुरू करता है। हीरो कहता है, कलाई से नहीं, नफरत से फेंको, गाली दो, चिल्लाओ। बोम पहले तो टीचर होने का लिहाज करती है, लेकिन फिर हीरो उसे उकसाता है। बोम को अपना पुराना गुस्सा याद आता है, उन लोगों पर जिन्होंने उसे बदनाम किया था। वो पूरी ताकत से चिल्लाती है, मर जाओ, दफा हो जाओ, और थैली फेंकती है। हीरो ये देखकर खुश हो जाता है कि मैडम अब फॉर्म में आ गई हैं। ये सीन बहुत फनी और प्यारा है। उधर वकील छोई की ब्लू टीम का मटका खुलने वाला है, वे जीतने ही वाले हैं। हीरोइन बोम घबरा जाती है, लेकिन तभी हमारा हीरो एक सुपर हीरो वाला मूव करता है। वो एक थैली उठाता है, हवा में उछलता है और एक बुलेट की रफ्तार से निशाना लगाता है। उसकी थैली सीधे व्हाइट टीम के मटके पर लगती है और धड़ाम, मटका फूट जाता है। व्हाइट टीम जीत गई। आसमान से कन्फेटी गिर रहे हैं, माहौल एकदम जादुई है। हीरो और हीरोइन खुशी से पागल हो जाते हैं। वे एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं और फिर एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं, यानी इंटरलॉक फिंगर्स। जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने हाथ पकड़े हुए हैं, वे एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। दोनों के चेहरों पर जो मुस्कान है वो बता रही है कि ग्रीन लाइट अब पूरी तरह जल चुकी है। ये शुद्ध रोमांस है। लेकिन दोस्तों, खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकती। कैमरा भीड़ से दूर जाता है। स्कूल के गेट पर वही मिस्ट्री वुमन यानी बेज ड्रेस वाली महिला खड़ी है। वो चुपचाप दूर से हीरो और हीरोइन को खुश होते हुए देख रही है। उसके चेहरे पर दुख और गंभीरता है और वो थोड़ा सा गुस्सा करती है। आगे सीन की शुरुआत हीरो सोन जे ग्यू से होती है। वो सोफे पर बैठा है और हाथ में वो गोल्ड मेडल है, लेकिन वो बहुत खुश है। सामने भतीजा खड़ा है। माहौल एकदम सीरियस है, जैसे कोर्ट मार्शल हो रहा हो। भतीजा दबी आवाज में कहता है, गद्दार। वो हीरो पर भड़कता है, मैंने तुम्हें हारने को कहा था, तुमने जीतने में मदद क्यों की? हीरो अपनी सफाई देता है और ये डायलॉग बहुत फनी है। वो कहता है, भतीजा, मैंने आज तक आपकी हर बात मानी, न कभी गाली दी, न सिगरेट पी, न शराब को हाथ लगाया। मैं इतना शरीफ इंसान हूँ। भतीजा पूछता है, तो फिर आज वादा क्यों तोड़ा? हीरो अपनी देहाती बोली सातुरी में मासूम बनकर कहता है, मुझे नहीं पता। भतीजा उसकी नकल उतारता है और कहता है, क्या मतलब तुझे नहीं पता? हीरो सच बोल देता है,
जब मैंने आपको पागलों की तरह मेहनत करते देखा और फिर टीचर बोम को हंसते हुए देखा तो बस शरीर अपने आप चल पड़ा और हम जीत गए। इसके बाद दोनों एक साथ बिल्कुल एक ही समय पर एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं और हूं करके बैठ जाते हैं। ये सीन दिखाता है कि चाचा भतीजे की ट्यूनिंग कितनी जबरदस्त है। सीन शिफ्ट होता है हीरोइन बोम के घर की छत पर। रात का समय है, बोम के गले में भी मेडल है और वो हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए पागलों की तरह नाच रही है। वो 2NE1 का मशहूर गाना नेगा चैल चलागा आई एम द बेस्ट गा रही है और अजीबोगरीब डांस कर रही है। वो पूरी तरह जीत के नशे में है। वो उस पेड़ से बात करती है जिस पर हीरो का रिबन लगा है। वो कहती है, अरे वाह सॉन्जेग्यू, तुम तो बड़े सख्त लौंडे निकले। अचानक बोम घुर रस्सा कशी टग ऑफ वॉर वाला सीन याद आता है। यहाँ बोम पूरी तरह सिंपिंग कर रही है। फ्लैशबैक में दिखता है कि हीरो रस्सी खींच रहा है। बोम की नज़र हीरो के बाइसेप्स और हाथों की नसों पर टिक जाती है। बैकग्राउंड में रोमांटिक हवा चल रही है। बोम मन ही मन सोचती है, उफ क्या मजबूत खंभा है ये आदमी, इसकी नसें देखो। वो ख्यालों में खोई हुई है और पत्तों को ऐसे छू रही है जैसे हीरो को छू रही हो। मतलब मैडम को अब पक्का वाला क्रश हो गया है। अचानक बोम होश में आती है और शर्म से लाल हो जाती है। हाय, मैं ये क्या सोच रही हूँ। फिर उसे याद आता है कि उसने हीरो को क्या चैलेंज दिया था। अगर सफाई देनी है तो ये मेडल कुत्ते यानी बोम शिक के गले में पहनाना है। अब वो सिर पकड़ लेती है। उसे एहसास होता है कि उसने अनजाने में हीरो को घर आने का न्योता दे दिया है। वो खुद को कोसती है, मैंने फालतू में इतना बड़ा डायलॉग क्यों मारा, अब कल उससे मिलूंगी तो क्या मुंह दिखाऊंगी। वो घबराहट और खुशी के मिक्सचर में फंसी है। अब सीन वकील छोई के घर शिफ्ट होता है। यहाँ माहौल बहुत अमीर और सीरियस है। पूरा परिवार टीवी पर स्पोर्ट्स डे की रिकॉर्डिंग देख रहा है। वकील की बहन सेजिन छिपकर कमरे में जा रही है क्योंकि वो हारने की वजह से रो रही है। पिता बहुत सख्त हैं, उन्हें सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। वकील यहाँ एक अच्छे भाई का फर्ज निभाता है। वो सेजिन को रोते हुए देखता है और उसे दिलासा देता है, रो मत, मैं हूं ना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा और क्लास में फर्स्ट लाऊंगा। यहाँ दिखता है कि वकील अपने परिवार के लिए केयरिंग है। टीवी स्क्रीन पर हानग्युल और सेजिन का सीन आता है। सेजिन टीवी में हानग्युल को देख रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द है। उसे पता है कि हानग्युल ने उसे जीतने दिया था रिले रेस में, लेकिन फिर भी उसकी टीम हार गई। ये सीन इन दोनों बच्चों यानी रोमियो जूलियट की अधूरी लव स्टोरी की तरफ इशारा कर रहा है। सीन कैफे में शिफ्ट होता है। हानग्युल और सेजिन बैठे हैं। सेजिन अपना सिल्वर मेडल हानग्युल को दे देती है। वो बहुत उदास होकर कहती है, इसे तुम रख लो, मेरे घर में इस कबाड़ सेकंड प्लेस की कोई जगह नहीं है। हानग्युल उसे खुश करने की कोशिश करता है, अरे ये तो असली लोहे का है, काम आएगा। तभी सेजिन उसकी आंखों में देखकर डायरेक्ट सवाल पूछती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हानग्युल के तो तोते उड़ जाते हैं। बेचारा सन्नाटे में आ जाता है। यहाँ लव स्टोरी अब सीरियस मोड में आ गई है। अब आता है सबसे मजेदार सीन। हीरो और हीरोइन वेटरनरी क्लिनिक में हैं। कुत्ते यानी बोमशिक के गले में 2-2 गोल्ड मेडल लटके हैं। दोनों उसे ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे वो उनका सगा बच्चा हो। डॉक्टर पूछती है, इसे गोद कौन ले रहा है, फॉर्म कौन भरेगा? हीरो और हीरोइन दोनों एक साथ हाथ उठाते हैं, मैं। यहाँ शुरू होती है महाभारत। हीरो कहता है, मैंने इसे पहाड़ से बचाया, बाढ़ से निकाला, अपनी शर्ट में लपेटा, मैं इसका बाप हूँ। हीरोइन का कहती है, इसका नाम मेरे नाम यानी बोम पर रखा है, मैं टीचर हूँ, मैं इसे अच्छी शिक्षा दूंगी। डॉक्टर बेचारी कंफ्यूज है। आखिर में समझौता यानी कॉम्प्रोमाइज होता है। कुत्ता हीरो के घर रहेगा क्योंकि उसके पास बड़ा आंगन है, लेकिन हीरोइन को हफ्ते में 2 बार मिलने का अधिकार मिलेगा, विजिटेशन राइट्स। हीरो मन ही मन खुश है, चलो इसी बहाने मैडम हफ्ते में 2 बार घर तो आएंगी। सीन थोड़ा इमोशनल होता है। हीरोइन की एक्ट्रेस माँ अस्पताल में है। वकील छोई उनसे मिलने आता है। माँ रो रही है। उन्हें पछतावा है कि उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए बेटी बोम को दूर कर दिया। वकील समझाता है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। स्टोरी में आता है अब नया ट्विस्ट। वकील छोई एक पुरानी खटारा दुकान किराए पर ले रहा है। उसका असिस्टेंट हैरान है, सर आप इतने बड़े वकील होकर इस टूटी फूटी जगह में ऑफिस क्यों खोल रहे हैं? वकील बहाना बनाता है, ये टास्क फोर्स है। असिस्टेंट पूछता है, यहाँ धूल के अलावा कुछ नहीं है? वकील का असली मकसद ये है कि ये दुकान हीरो और हीरोइन के इलाके में है। वकील कहता है, अकेले रहकर बोर हो गया हूँ, अब मुझे दोस्त चाहिए, कोई ऐसा जिसके साथ जाजंगमैन खा सकूं। असली बात यह है कि वो बोम के करीब रहना चाहता है और हीरो यानी सॉन जेग्यू पर नजर रखना चाहता है। उसने अपने नेम प्लेट पर लिखवाया है, लॉयर छोई, सब कुछ सुलझाने वाला। आगे हीरो सोन जेग्यू छत पर बैठकर पिल्ले के लिए लकड़ी का घर बना रहा है। हीरोइन बोम पिल्ले को गोद में लिए बैठी है।
माहौल में बहुत अजीब सी खामोशी है। बोम बात शुरू करने के लिए फालतू सवाल पूछ रही है। खाना कितना देना है? इंजेक्शन लगा क्या? तभी पिल्ला पॉटी कर देता है। हीरो तुरंत हीरो बन जाता है। वो बिना नाक से कोड़े उसे साफ करता है। हीरोइन पूछती है, अभी तो ये गर्म है, क्या इसे ठंडा होने पर साफ करें? हीरो कहता है, अरे मैडम रहने दो, और वो अपनी उंगलियों से उसे साफ कर देता है। हीरोइन कहती है, मुझे डर लग रहा है कि मैं इसे अच्छे से पाल पाऊंगी या नहीं, कहीं ये अपनी माँ को याद करके दुखी न हो। यहाँ हीरो अपने भतीजे हानग्युल के पालन पोषण की बात छेड़ता है। वो बताता है, जब मैंने हानग्युल को पाला था तो मैं भी गलतियों का पुतला था। डायपर उल्टा पहना देता था, रोते हुए बच्चे को दूध पिला देता था। हीरो एक बहुत गहरी बात बोलता है, माता पिता चाहे कितनी भी गलतियां करें, अगर उसमें प्यार है तो बच्चा उन्हें माफ कर देता है। हीरोइन ये सुनकर पिघल जाती है। उसे एहसास होता है कि ये आदमी सिर्फ मसल्स वाला नहीं बल्कि बहुत बड़े दिल वाला भी है। हीरोइन कुत्ते को गोद में लेकर हीरो की आंखों में देखती है और बहुत सीरियस फनी आवाज में कहती है, आई लव यू पापा। हीरो की धड़कन रुक जाती है, उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो एकदम सीरियस हो जाते हैं और हीरोइन को हंसते हुए देखते हैं और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तभी हीरो पिल्ले की तरफ देखता है और कहता है, बोमशिक, पापा भी तुम्हें लव यू बोलते हैं। फिर वो कहता है, चलो क्योंकि हम एक दूसरे से बोमसिक से प्यार करते हैं तो वॉक पर चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है घास के मैदान विंडमिल पार्क में। रात का समय है, चांद चमक रहा है, एकदम रोमांटिक डेट जैसा माहौल है। हीरो अब मुद्दे की बात पर आता है। वो पूछता है, तुम उस रात मेरी कंपनी में क्यों आई थी? क्या मैं सच में ग्रीन लाइट गलत समझ रहा हूँ? हीरोइन बहाने बनाती है। हीरो अब आर पार के मूड में है। वो अपनी घड़ी देखता है और उल्टी गिनती शुरू करता है। हीरो गिनने लगता है, 10 सेकंड, 9, 8। हीरोइन कहती है, ये क्या कर रहे हो? हीरो कहता है, अगर मैंने हद पार नहीं की और तुम्हें ये भी डर नहीं कि मैं हद पार करूंगा तो तुम उस दिन इतनी गुस्सा क्यों हुई थी? सच बताओ। हीरोइन फंस गई है। हीरो उसे अपनी भावनाओं को कबूल करने के लिए मजबूर कर रहा है। वो घड़ी देख रहा है और हीरोइन की आंखों में भी ऐसा लग रहा है जैसे वो किस करने वाला है। हीरोइन बहुत घबराई हुई नजरों से हीरो को देख रही है। उसकी हार्ट बीट्स इतनी तेज हैं कि उसे खुद सुनाई दे रही हैं। उसे डर लग रहा है कि ये आदमी अब कुछ ऐसा कर देगा जिससे सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। तभी हीरो सीरियसली 8 सेकंड बोलकर अचानक चुप हो जाता है और सीधे उसकी आंखों में देखने लगता है। इस साइलेंस से घबराकर हीरोइन बोल पड़ती है, मुझे लगा कहीं मैं लाइन ना पार कर दूं। हीरो उसकी बात सुनकर शॉक्ड रह जाता है। वो पूछता है, क्या तुम डर रही थी कि तुम लाइन क्रॉस कर दोगी? इसका मतलब तुम असल में लाइन क्रॉस करना चाहती हो, बस डर की वजह से रुकी हुई हो। हीरोइन इमीडिएटली सफाई देने लगती है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरे 2 स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। पहला, मैं कभी अपने स्टूडेंट के पेरेंट्स या गार्जियन के साथ नहीं इन्वॉल्व होती, और दूसरा, मैं पेरेंट्स के साथ बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व होती। हीरो उसकी ये बातें सुनकर थोड़ा इरिटेटेड हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो फिर से वही टीचर गार्डियन वाली दीवार खड़ी कर रही है। वो एक ट्रिकी क्वेश्चन फेंकता है, अच्छा तो अगर मैं हांग्युल का गार्डियन नहीं होता, अगर मैं सिर्फ एक नॉर्मल आदमी होता, तो क्या तुम लाइन क्रॉस करती? हीरोइन इमीडिएटली नहीं कहती है, लेकिन उसकी आवाज में वो दम नहीं होता। हीरो दोबारा पूछता है, पक्का नहीं? अब हीरोइन फंबल करने लगती है, मतलब हाँ, नहीं। उसकी टंग उसका साथ नहीं दे रही होती। हीरो उसे पकड़ लेता है और पैशनेटली कहता है, देखा, तुम्हारी टंग नहीं बोल रही है, लेकिन तुम्हारा हार्ट एंड माइंड हाँ कह रहा है। तुम हकला रही हो। हीरोइन अपनी शर्म और नर्वसनेस छुपाने के लिए अबसर्ड एक्सक्यूज बनाती है, अरे नहीं, वो तो मेरा नर्वस सिस्टम खराब हो गया है, इसलिए जुबान फिसल रही है। हीरो उसे घूरता है, जैसे कह रहा हो कि मुझसे झूठ मत बोलो। तभी सीन में हीरोइन के डर की रियल रीजन सामने आती है। उसे अपना एक पुराना और टेरिफाइंग इंसिडेंट याद आता है। पास्ट में एक आदमी ने उसे फोन करके हैरेस किया था और उसके घर के बाहर आकर दरवाजा पीटने लगा था। वो आदमी चिल्ला रहा था, तुमने मुझे सिग्नल्स दिए थे, अब बाहर आओ। उस इंसिडेंट ने हीरोइन के मन में गहरा डर बिठा दिया था कि अगर वो किसी मैन के साथ थोड़ी भी काइंडनेस से पेश आई तो वो गलत मतलब निकाल लेगा और उसके गले पड़ जाएगा। इसी डर के कारण प्रेजेंट में वो हीरो से कहती है, इसलिए हम लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। हीरो समझ जाता है कि हीरोइन उसे नापसंद नहीं करती, बल्कि डर और सर्कमस्टांसेस हांग्युल के गार्डियन होने की वजह से पीछे हट रही है। वो हार नहीं मानता और एक नया प्रपोजल रखता है। वो पूछता है, तो प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मैं हांग्युल का गार्डियन हूँ, है ना? ठीक है, हांग्युल को ग्रेजुएट होने में कितना टाइम है? 2 साल। वो तुरंत उंगलियों पर हिसाब लगाने लगता है। हीरोइन ये सुनकर चकरा जाती है और कहती है, अरे ये तो मिलिट्री सर्विस से भी लंबा टाइम है, इतना इंतजार कौन करता है? हीरो उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए बहुत इमोशनल जवाब देता है, मैं कर सकता हूँ। मैं वो सब करना चाहता हूँ जो नॉर्मल कपल्स करते हैं, कॉफ़ी पीना, मूवी देखना, हाथ पकड़ना, 100 दिन मनाना। लेकिन अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो मैं फोर्स नहीं करूँगा। फिर वो अपनी बात का सबसे हैवी पॉइंट रखता है, मैंने यून बोम
तुम्हारे लिए अपनी पूरी लाइफ के 36 साल इंतजार किया है, तो क्या तुम्हें लगता है मैं ये 2 साल इंतजार नहीं कर सकता? हीरोइन की बोलती बंद हो जाती है। उसके पास इस डेडिकेशन का कोई जवाब नहीं होता। हीरो फाइनल डील रखता है। ठीक है, एक कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जिस दिन हांग्यूल ग्रेजुएट होगा, हम इसी प्लेस इसी टाइम दोबारा मिलेंगे, और वो दिन हमारा डे 1 होगा। अग्रीड? हीरोइन के पास ना कहने का कोई ऑप्शन नहीं बचता। चांद की रोशनी के नीचे हीरो की कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ उन दोनों के बीच एक 2 इयर्स का प्रॉमिस तय हो जाता है। सीन एक जिम में खुलता है, जहां वकील का असिस्टेंट यी जून अपने काले सूट में स्टाइल के साथ एंट्री मारता है। वो अपनी नई लॉ फर्म की खुशी में राइस केक बांटने आया है। वहां उसकी मीटिंग ट्रेनर और लेडी टीचर हेसुक से होती है। यी जून बताता है कि वो क्रिमिनल और सिविल के साथ साथ डिवोर्स के केस भी देखता है। ट्रेनर मजाक उड़ाते हुए कहता है, डिवोर्स तो शर्म की बात है, लेकिन यी जून बेबाकी से जवाब देता है, मैं खुद डिवोर्स्ड हूँ। ये सुनते ही पास खड़ी हेसुक की आंखों में चमक आ जाती है। वो एक्साइटमेंट से बताती है कि वो भी 2017 में डिवोर्स ले चुकी है। दोनों तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं और एक दूसरे को हाई फाइव देते हैं, जबकि ट्रेनर उन्हें देखकर जल भुनकर साइड हो जाता है। दूसरी तरफ जैग्यू अपने कमरे में एक बड़े मिशन पर है। उसने दीवार पर D620 का पोस्टर चिपका रखा है, यानी उसके भतीजे के ग्रेजुएशन तक के बचे हुए दिन। वो शीशे के सामने खड़ा होकर खुद को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देता है। आज से कोई स्माइल नहीं, कोई मदद नहीं, कोई पर्सनल बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिक्ट गार्जियन बनकर रहना है। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर लेडी का नाम चमक रहा है। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब जैग्यू एक कैफे में एक बेहद ब्यूटीफुल महिला के साथ बैठा दिखाई देता है। ये कौन है अभी तक पता नहीं है। बाहर खिड़की से हेसुक और 3 लोग स्पाइंग कर रहे हैं। वे हैरान हैं कि जैग्यू जैसा आदमी इतनी सुंदर महिला के साथ कैसे हो सकता है। तभी वहां यून बॉम्ब भी पहुंच जाती है और खिड़की से झांकने लगती है। वो देखती है कि जैग्यू का हाथ वो लड़की पकड़ कर रखी है। ये देखकर बॉम्ब को एक्सट्रीम जेलसी होती है। वो मन ही मन सोचती है, ये लड़की तो इतनी ब्यूटीफुल है जैसे दुनिया को खुश करने के लिए ही पैदा हुई हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो गुस्से में वो जो कॉफी होती है एकदम से पी लेती है और वहां से निकल जाती है। घर पहुंचकर बोम का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो बड़बड़ाती है, बड़ा आया 2 साल वेट करने वाला, सब झूठ, वो तो चीटर निकला। फिर वो गुस्से में मिरर के सामने खड़ी होती है और अपनी ईगो को जगाती है। वो खुद से कहती है, ठीक है, अगर कंपटीशन खूबसूरती का है तो मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। अगर मैंने ठान लिया तो मैं पूरे सिंसू शहर को दिखा दूंगी कि असली खूबसूरती क्या होती है। वो अपने बाल बिखेरती है और खुद को हाइप करती है, जिससे ये सीन गुस्से वाला कम और फनी ज्यादा हो जाता है। सीन की शुरुआत ब्रेकफास्ट टेबल पर होती है, जहां हानग्युल का चेहरा उतरा हुआ है। उसका दिल बुरी तरह टूटा है क्योंकि सेजिन, जो पढ़ाई में टॉपर है, उसके प्यार को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि हमारा जॉनरा रोमांस नहीं बल्कि थ्रिलर है। उसने उनकी कंपैरिजन सैलियरी और मोजार्ट से की, यानी जब तक वे पढ़ाई में एनिमीज हैं, उनके बीच प्यार का कोई स्कोप नहीं। यहाँ सबसे फनी बात यह है कि जैग्यू, जो खुद 2 साल के वेट का ड्रामा कर रहा है, अपने भतीजे को मर्द बनने का एडवाइस देता है। वो डांटते हुए कहता है, लड़कियों की बातों का इतना डीप मतलब मत निकाल, मर्द बन और सीधे जाकर प्रपोज कर दे। अगर मैं होता तो कब का बोल देता। ये उसकी हिपोक्रेसी है क्योंकि वो खुद अपनी इमोशंस को दबाए बैठा है। अगला सीन स्कूल के गेट का है, जहाँ जैग्यू हानग्युल को छोड़ने आया है। अचानक माहौल बदल जाता है। स्टूडेंट्स सीटियां बजाने लगते हैं और कैमरा स्लो मोशन में घूमता है। ये कोई और नहीं बल्कि टीचर बोम है। उसने अपना बोरिंग लुक छोड़ दिया है और सफ़ेद स्टाइलिश ड्रेस, खुले बाल और हल्के मेकअप के साथ किसी देवी जैसी लग रही है। जैग्यू उसे देखते ही फ्रीज हो जाता है। उसे डर लगता है कि अगर वो एक पल भी और रुका तो उसका सख्त गार्डियन वाला कमिटमेंट टूट जाएगा और वो पिघल जाएगा। पैनिक में वो बिना कुछ बोले वहां से भाग खड़ा होता है। बोम, जिसने ये पूरा मेकओवर सिर्फ जैग्यू को जलाने के लिए किया था, गुस्से में सोचती है, मैं इतना रेडी होकर आई और ये डरपोक भाग गया। अपनी बढ़ती इमोशंस और एनर्जी को शांत करने के लिए जैग्यू खेत में पहुंच जाता है और पागलों की तरह फावड़ा चलाने लगता है। वो पसीने से लथपथ है और खुद को याद दिलाता है, मैं सियोन जैग्यू हूँ, मैं वीट करूंगा। पास बैठी गांव की दादी अम्माएं उसे देखकर मजाक उड़ाती हैं कि लगता है लड़के में जवानी का जोश कुछ ज्यादा ही है, इसलिए बैल की तरह काम कर रहा है। रात होती है और सीन बोम के घर के बाहर शिफ्ट होता है। बोम अपने घर की चाबी खो चुकी है और वो दीवार फांदने की कोशिश कर रही है। तभी अंधेरे में जैग्यू हाथ में एक बड़ा सा कॉर्नडॉग लेकर आता है और तलवार की तरह तान कर चिल्लाता है, कौन है वहां, चोर। तभी बोम दीवार पर अटक जाती है। इससे पहले कि जैग्यू कुछ करता, वहां वकील यीजून आ जाता है। वो बोम के इस नए लुक को देखकर पूरी तरह मेस्मराइज हो जाता है और बड़े जेंटलमैन की तरह उसे दीवार से नीचे उतारता है। बोम जानबूझकर जैग्यू को जलाने के लिए वकील से कहती है कि वो दौड़ने के लिए जगह ढूंढ रही थी। वकील तुरंत ऑफर देता है, मैं सियोल में रोज रनिंग करता था, चलिए हम साथ दौड़ेंगे। जैग्यू दीवार की दूसरी तरफ खड़ा होकर गुस्से में अपना कॉर्नडॉग चबाता रह जाता है, ये सोचते हुए कि स्कूल से भागकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी।
आगे सीन की शुरुआत जेग्यू से होती है, जो पिछली रात बोम के नए अवतार को देखने के बाद जेग्यू का मन बेहद रेस्टलेस है। वो अपने दिमाग से रोमांटिक ख्यालों को निकालने के लिए घर पर योगा और मेडिटेशन कर रहा है। बैकग्राउंड में विचारों के गुलाम मत बनो का ज्ञान चल रहा है और वो ओम का जाप करता है, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन साफ बता रहे हैं कि वो अंदर ही अंदर जल रहा है और उसका ध्यान भटक रहा है। अगले सीन में जेग्यू और वकील यी जुन एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट में बैठे हैं। यहाँ जेग्यू को स्पोर्ट्स डे की बेट हारने की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वकील उसे एक अग्रीमेंट थमाता है जिसके मुताबिक जेग्यू को अब जिंदगी भर वकील को जागिया यानी हनी या जानू कहकर बुलाना होगा। साथ ही मीट की दुकान पर बैठकर भी उसे पनिशमेंट के तौर पर सिर्फ सब्जियां खानी होंगी। जेग्यू अपनी जुबान का पक्का है, इसलिए वो नफरत भरी निगाहों से घूरते हुए भारी मन से वकील को जागिया बोलता है और घास फूस खाता है, जबकि वकील मजे ले लेकर उसके सामने मीट उड़ाता है। तभी वकील का फोन बजता है और स्क्रीन पर टीचर बोम का नाम चमकता है। वकील जानबूझकर जेग्यू को जलाने के लिए बहुत प्यार से बात करता है। हाँ बोम जी, कॉफी? मैं अभी आता हूँ। जेग्यू गुस्से में पूछता है कि बोम उसे क्यों फोन कर रही है। तब वकील रिवील करता है कि उसने इसी गांव में अपना ऑफिस खोल लिया है। जाते जाते वो एक सीरियस बात भी कह जाता है कि तुम्हारे पिता ने मेरे पिता के साथ जो किया उसकी वजह से हम कभी दोस्त नहीं हो सकते, जो उनके बीच की पुरानी पारिवारिक राइवलरी की ओर इशारा करता है। वकील को हनी बोलने की एम्बैरेसमेंट और बोम के साथ उसकी कॉफी डेट की जलन निकालने के लिए जेग्यू फिर से खेत में पहुंच जाता है और गुस्से में पागलों की तरह मिट्टी खोदने लगता है। पुलिस की गाड़ी आती है। एक दादी रो रही हैं क्योंकि उनके घर चोरी हुई है, लेकिन ये चोरी बहुत अजीब है। चोर ने कोई वैल्यूएबल सामान नहीं बल्कि स्पोर्ट्स डे का गोल्ड मेडल, सूखे फन और मेजू यानी बदबूदार सोयाबीन के ब्लॉक्स चुराए हैं। गांव वाले हैरान हैं कि आखिर मेजू जैसी चीज कौन चुराता है। अगले सीन में केओस मच जाता है। जेग्यू खेत में काम कर रहा होता है जब उसे पुलिस का सायरन सुनाई देता है। वो पैनिक वाली हालत में पसीने से लथपथ होकर बोम के घर भागता है। वहां पुलिस किसी इंट्रूडर को ढूंढ रही थी। जेग्यू, जो बोम और उसके कुत्ते को बचाने के लिए दीवार फांदकर अंदर कूदता है, उसे ही पुलिस वाले चोर समझ लेते हैं। वे उसे तुरंत जमीन पर पटककर हैंडकफ लगा देते हैं। बोम हैरान होकर पूछती है, चाचा जी, क्या आप चोर हैं? और जेग्यू चिल्लाता रह जाता है, अरे मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो बचाने आया था। तभी असली चोर, एक डिलीवरी बॉय, स्कूटी से भागते हुए दिखाई देता है। हैंडकफ पहने जेग्यू चिल्लाता है, वो है असली चोर, लेकिन पुलिस उसे छोड़ती नहीं। चोर वकील की तरफ बढ़ता है और सब चिल्लाते हैं कि उसे रोको, लेकिन वकील लड़ने के बजाय साइड हो जाता है और चोर भाग जाता है। जब सब वकील पर गुस्सा करते हैं तो वो बड़े स्टाइल में अपना चश्मा ठीक करते हुए कहता है, ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जमाना है, हमें पैरों का नहीं दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। वो अपना टैबलेट निकालता है और दिखाता है कि उसने चुपके से चोर की स्कूटी में GPS ट्रैकर डाल दिया था। आगे स्टोरी में अब जबरदस्त एक्शन और कॉमेडी का तड़का लगता है। लाल जैकेट वाला आदमी स्कूटी से भाग रहा है जिसे सब चोर समझ रहे हैं। जेग्यू उसके पीछे पैदल दौड़ता है, लेकिन उसकी रफ्तार किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। वो इतनी तेजी से भागता है कि सड़क किनारे आइसक्रीम खा रहे 3 बुजुर्ग हैरान रह जाते हैं। एक दादाजी तो यहाँ तक कह देते हैं, ये इंसान है या हवा? जेग्यू एक शॉर्टकट लेता है और हवा में उड़ते हुए सीधे स्कूटी के सामने आ जाता है, जिससे वो आदमी गिर पड़ता है। तभी वहां भीड़ और पुलिस आ जाती है। जेग्यू पुलिस से कहता है कि ये चोर है, लेकिन पुलिस वाले जेग्यू को ही दबोच लेते हैं क्योंकि वो पहले से हथकड़ी में है और उसने उस आदमी को गिराया है। इसी बीच वो लाल जैकेट वाला आदमी अपनी किट से हथौड़ा निकालकर जेग्यू पर हमला कर देता है। जेग्यू बड़े स्टाइल में वार से बचता है और उसे एक जोरदार फ्लाइंग किक मारता है, जिससे आदमी दूर जा गिरता है और हथौड़ा हवा में उछल जाता है। जेग्यू उस हथौड़े को हवा में ही कैच कर लेता है। बस यही उससे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। जैसे ही पुलिस वाले पलट कर देखते हैं, उन्हें लगता है कि जेग्यू उस आदमी को मारने के लिए हथौड़ा तान कर खड़ा है। आत्मरक्षा करने वाला जेग्यू पुलिस की नज़र में गुंडा बन जाता है और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। सीन पुलिस स्टेशन के लॉकअप में शिफ्ट होता है। जेग्यू सलाखों के पीछे चिल्ला रहा है, मैं पीड़ित हूँ, उसने मुझ पर हमला किया था। लेकिन बाहर बैठा लाल जैकेट वाला आदमी कमर टूटने का नाटक कर रहा है। तभी एक फ्लैशबैक से असली सच सामने आता है। वो लाल जैकेट वाला आदमी चोर नहीं बल्कि एक ताला वाला है। लॉकस्मिथ है जिसे गांव की एक महिला ने ताला खोलने के लिए बुलाया था। हानग्युल के दोस्तों ने उसे ताला खोलते देख गलती से चोर समझ लिया था, यानी जेग्यू ने एक बेकसूर मैकेनिक को बुरी तरह पीट दिया। अब टीचर बोम भी वहां आ जाती है और जेग्यू को जेल में देखकर निराश होती है। ताले वाला मौका देखकर और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, हाय मेरी कमर, मेरी पूंछ की हड्डी टूट गई, अब मैं काम कैसे करूंगा?
वो जेग्यू से भारी हर्जाना वसूलने के लिए चोट का नाटक कर रहा है। जेग्यू अब मारपीट के केस में फंस चुका है। वकील यीजुन सब देख रहा है, जबकि बोम की नजरें जेग्यू से कह रही हैं, तुम हमेशा मुसीबत में ही क्यों पड़ते हो। जेग्यू हीरो बनने चला था, लेकिन अपनी जल्दबाजी और गलतफहमी की वजह से विलन बन गया। आगे स्टोरी पहुंचती है जेल की सलाखों के पीछे, जहां जेग्यू हवालात में बंद है और बोम बाहर खड़ी उसे डांट रही है। बोम गुस्से में पूछती है, आप इतने जाहिल क्यों हैं? पुलिस के होते हुए हीरो बनने की क्या जरूरत थी? वो उसे ताना मारते हुए कहती है कि उसे हाथ पैर के बजाय दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए था, ठीक वैसे ही जैसे वकील साहब ने बिना पसीना बहाए चोर को पकड़ लिया। अपनी तुलना अपने दुश्मन वकील से होते देख जेग्यू भड़क जाता है और मुद्दे से भटक कर अपनी जलन जाहिर करता है। तुम मुझे छोड़ो, तुम आज उस वकील के साथ कॉफी क्यों पी रही थी? डेट पर थी क्या? बोम ये सुनकर दंग रह जाती है। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम जेल में हो, केस तुम पर चल रहा है और तुम्हें मेरी कॉफी डेट की पड़ी है। दोनों एक दूसरे से नाराज होकर मुंह फेर लेते हैं। तभी वकील येजुन अपना बिजनेस कार्ड निकालता है और बताता है कि वो ताले वाला हर्जाना नहीं मान रहा है और कोर्ट केस पक्का है। इस गांव में येजुन ही अकेला वकील है जो उसे बचा सकता है। लेकिन जेग्यू अपने उसूलों का इतना पक्का और जिद्दी है कि वो साफ इनकार कर देता है। मैं जेल में सड़ जाऊंगा, लेकिन तुमसे मदद नहीं लूंगा। बोम उसे ऐसे देखती है जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हो। रात होती है, लेकिन किसी को नींद नहीं आती। बोम अपने घर पर अपने कुत्ते बोमसिक से बातें करते हुए जेग्यू के पागलपन पर गुस्सा भी करती है और उसकी चिंता भी। दूसरी तरफ जेग्यू ठंडी जमीन पर लेटे हुए खुद को समझाने की कोशिश करता है कि जेल में बाहर की दुनिया से ज्यादा सुकून है, लेकिन असल में वो भी बेचैन है। दोनों पूरी रात करवटें बदलते रहते हैं, जो दिखाता है कि झगड़े के बावजूद वे एक दूसरे को कितना याद कर रहे हैं। अगली सुबह जेग्यू को जेल से रिहा कर दिया जाता है। पुलिस वाले बताते हैं कि वकील यीजुन ने मामला सुलझा दिया है। ना चाहते हुए भी जेग्यू वकील के ऑफिस पहुंचता है और पूछता है कि उसने मदद क्यों की। तब वकील अपनी चाल चलता है। सियोल में मेरी फीस 4 लाख वॉन प्रति घंटा है। मैंने तुम्हें फ्री में नहीं बचाया। चूंकि जेग्यू पैसे नहीं दे सकता, वकील उसके सामने एक नया अग्रीमेंट रखता है, जिसके मुताबिक उसे शारीरिक मेहनत करके कर्ज चुकाना होगा। जेग्यू के पास कोई चारा नहीं बचता और वो साइन कर देता है। जैसे ही वो साइन करता है, वो समझ जाता है कि वो जेल से तो छूट गया, लेकिन अब कानूनी तौर पर वकील का गुलाम बन गया है। आगे जेग्यू और बोम के बीच की गलतफहमियां एक मजेदार लेकिन अजीब मोड़ ले लेती हैं। सीन बाजार का है, जहां जेग्यू कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी उसकी नजर बोम पर पड़ती है, जो एक स्टॉल पर खड़ी होकर सिखे यानी कोरियाई चावल की ड्रिंक पी रही है। बोम दुकानदार से एक साथ 5 बोतलें मांगती है। जेग्यू हैरान होकर पूछता है, इतना कौन पिएगा? बोम ताना मारते हुए जवाब देती है, आजकल मेरा पेट अंदर से बहुत जल रहा है, इतनी पीऊंगी तभी ठंडक मिलेगी। उसका इशारा जेग्यू की वजह से मिले स्ट्रेस की तरफ है, लेकिन जेग्यू अपनी मासूमियत या बेवकूफ़ी में समझ ही नहीं पाता कि ये आग उसी ने लगाई है। इसके बाद बोम एक बहुत बड़ा और भारी मिट्टी का गमला खरीदती है। वो उसे उठाने की कोशिश में पेंगुइन की तरह चल रही होती है। जेग्यू ये देखता है और तुरंत मदद के लिए लपकता है। बोम नखरे दिखाते हुए कहती है, छोड़िए, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। लेकिन जेग्यू अपने क्लासिक अंदाज में जवाब देता है, अरे मैं तुम्हारी मदद थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो इस गमले की मदद कर रहा हूँ ताकि ये टूटे नहीं। वो उस भारी गमले को रुई की तरह अपने कंधे पर उठा लेता है और बड़े कूल अंदाज में आगे चलता है, जबकि बोम चुपचाप उसके पीछे हो लेती है। छत पर पहुंचकर जब जेग्यू पौधा लगा रहा होता है, तो वो बोम से पूछता है कि उसने वीकेंड पर क्या किया, क्योंकि उसे शक है कि वो वकील के साथ थी। साथ ही वो अपनी सफाई भी पेश कर देता है कि वो सिर्फ कपड़े धो रहा था और मांस उबाल रहा था। तभी बोम असली सवाल दाग देती है, क्या आप मुझसे दूरी सिर्फ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप वफादारी निभा रहे हैं? ये सुनकर जेग्यू भड़क जाता है और एक भावुक भाषण दे डालता है, तुम्हें क्या लगता है ये आसान है? इस कड़ी धूप में मेरा शरीर जल रहा है, फिर भी मैं उस 2 साल के वादे को निभाने के लिए वफादारी दिखा रहा हूँ। मैं अपनी जबान का पक्का हूँ। बोम उसकी जिद से तंग आ चुकी है। वो चाहती थी कि जेग्यू अपने प्यार का इजहार करे, न कि एहसान जताए। वो खींचकर कहती है, अगर ये वफादारी निभाना इतना ही मुश्किल है तो रहने दीजिए, मुझे ऐसी जबरदस्ती की वफादारी नहीं चाहिए। जेग्यू इसे गलत समझ लेता है। उसे लगता है बोम उसे जाने के लिए कह रही है। वो तुरंत बहुत औपचारिक हो जाता है और हाथ जोड़कर विदाई भाषण देता है, ठीक है, आप स्वस्थ रहें, तरक्की करें और आपके घर में शांति बनी रहे, जैसे वो हमेशा के लिए संन्यास ले रहा हो। जाते जाते क्लाइमैक्स का सबसे फनी सीन आता है। जेग्यू कुत्ते यानी बोमसिक की तरफ मुड़ता है और बेहद इमोशनल होकर कहता है, बोम से कहा, पापा जा रहे हैं, रोना मत, अपना ख्याल रखना। जवाब में कुत्ता उस पर ऐसे भौंकता है जैसे कह रहा हो, चल भाग यहाँ से। जेगी वहां से चला जाता है और बोम मुंह खुले अकेली खड़ी रह जाती है, ये सोचते हुए कि वाह, ये आदमी सच में चला गया।
कितना बड़ा बेवकूफ है। आगे सीन की शुरुआत जेग्यू से होती है, जो अपनी गलती सुधारने के लिए रात के अंधेरे में हाथ में सेब का एक डिब्बा कोरियाई माफी का तरीका लेकर वापस आ रहा है। वो मन ही मन बड़बड़ा रहा है कि बॉम को वादों की कद्र नहीं है, लेकिन जैसे ही वो ताले वाले की दुकान के पास पहुंचता है, उसके कदम रुक जाते हैं। वो छिपकर सुनता है कि बॉम उदास होकर अपने कुत्ते से कह रही है, उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, क्या हमारे बीच सच में कुछ नहीं था। ये सुनकर जेग्यू का गुस्सा पिघल जाता है और उसे अपने रूखे व्यवहार पर गहरा पछतावा होता है। दुकान के अंदर बॉम ताले वाले से केस वापस लेने की गुहार लगा रही है। वो कहती है कि जेग्यू दिल का बुरा नहीं है, बस थोड़ा सख्त है, लेकिन ताले वाला अपनी टूटी कमर का नाटक जारी रखता है और समझौता करने से मना कर देता है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार सीन आता है जब बॉम ये कहते हुए अचानक घुटने टेक देती है कि मेरे घुटनों में सेंसर लगे हैं, माफी मांगने के लिए ये अपने आप मुड़ जाते हैं। जब गिड़गिड़ाने से बात नहीं बनती तो बॉम अपना गियर बदलती है और अपना असली अमीरजादी चेबुल वाला रूप बाहर लाती है। वो अपने बाल झटकती है, अपना कार्ड निकालती है और ताले वाले के मुंह पर एक ऐसा ऑफर मारती है जिसे वो मना नहीं कर सकता। वो दुकान के सारे डिजिटल डोर लॉक्स खरीदने का ऑर्डर देती है, ये कहकर कि वो गांव के हर घर में ताले लगवाएगी। पैसे की चमक देखते ही ताले वाले का असाध्य कमर दर्द चमत्कारिक रूप से गायब हो जाता है और वो डील के लिए राजी हो जाता है। लेकिन बॉम यही नहीं रुकती। वो दीवार पर मशहूर सिंगर सॉन्ग गा इनके पोस्टर देखती है, जिसके ताले वाला बहुत बड़ा फैन है। बॉम सियोल में अपने रसूखदार माता पिता को फोन मिलाती है। एक फोन कॉल पर बॉम न सिर्फ कॉन्सर्ट की टिकट बल्कि सिंगर का ऑटोग्राफ भी मंगवा लेती है। अंत में जब जेग्यू माफी मांगने दुकान के अंदर घुसता है तो नजारा ही बदला होता है। ताले वाला गुस्से में नहीं बल्कि खुशी से नाच रहा होता है। वो जेग्यू को चिढ़ाते हुए सॉन्ग गा इनका असली ऑटोग्राफ दिखाता है। जेग्यू हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि बॉम ने न सिर्फ पैसे से बल्कि अपनी पावर और कनेक्शन का इस्तेमाल करके उसे बचा लिया है। आगे सीन में जेग्यू और बॉम आमने सामने खड़े हैं। जेग्यू सीधे सवाल करता है, तुमने उस ताले वाले के लिए इतना सब, ढेर सारे ताले खरीदना, कॉन्सर्ट की टिकट का जुगाड़ करना, यहाँ तक कि घुटने टेकना क्यों किया? बॉम अभी भी अपने नखरे दिखाते हुए बहाना बनाती है, मुझे शोर पसंद नहीं है, मेरे घर के पास हंगामा हो रहा था इसलिए मैंने मामला रफा दफा किया, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जेग्यू उसकी आंखों में सच देख लेता है और उसकी बात काटते हुए कहता है, झूठ मत बोलो, सिर्फ शोर बंद करवाने के लिए कोई किसी के पैरों में नहीं गिरता, सच बताओ तुमने ये क्यों किया? जेग्यू के बार बार पूछने पर बॉम के सब्र का बांध आखिरकार टूट जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है और हिचकियों के बीच अपने दिल में दबी जेलसी यानी जलन को बाहर निकाल देती है। तुमने उस दूसरी औरत से मुलाकात की ना, मैंने देखा था तुम्हें वीकेंड पर, वो कितनी सुंदर थी और उसके नाखून कितने सजे हुए थे, जबकि मेरे देखो कितने साधारण हैं और तुम मजे से उसके साथ कॉफी पी रहे थे। ये सीन जितना भावुक है उतना ही प्यारा और फनी भी है, क्योंकि बॉम बिल्कुल बच्चों की तरह रोते हुए अपनी जलन का इजहार कर रही है। जेग्यू को एक पल में सब समझ आ जाता है। उसे एहसास होता है कि बॉम का गुस्सा ताले वाले या वफादारी को लेकर नहीं बल्कि उसे खोने के डर से था। उसे अपनी गलती का गहरा पछतावा होता है। वो बॉम के करीब आता है और खुद को कोसते हुए कहता है, मैं सियोन जेग्यू हूँ, एक अनपढ़ और बेसब्र आदमी जिसके पास कोई क्लास नहीं है, जो अपनी बात पर भी नहीं टिक सका। मुझे माफ कर दो तुम्हें इतना इंतजार करवाने के लिए और बेवजह दुखी करने के लिए। उसका मतलब साफ था कि वो गार्डियन बनने का जो नाटक कर रहा था उसने सिर्फ दूरियां बढ़ाईं। और इसी एहसास के साथ जेग्यू अपना 2 साल के इंतजार वाला नियम तोड़ देता है। वो झुकता है और पूरी शिद्दत के साथ बॉम को किस करता है। बॉम पहले पल भर के लिए हैरान होती है, लेकिन फिर वो पिघल जाती है। लाइट हाउस की रोशनी और पानी की लहरों के बीच गार्डियन और टीचर की दीवारें गिर जाती हैं। आखिरकार जिद हार जाती है और प्यार जीत जाता है। और ये एपिसोड एक खूबसूरत और रोमांटिक सीन पर खत्म होता है।